नमस्ते साथियों, कैसे हो। उम्मीद है कि पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। आज का जो अपना टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 था अपना क्वथनांक का उन्नयन, इवैल्यूएशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमने अपनी लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था अणु संख्य गुणधर्म, जिसमें नंबर 1 वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद नंबर 2 पे आता क्वथनांक का उन्नयन। तो आज हमें इस टॉपिक को स्टार्ट करना, क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है, क्लास भी उम्मीद है थोड़ी सी लंबी होगी आज की, लेकिन इसको एकदम ईजिली समझेंगे, क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया, लिखने का पैटर्न समझ में आ गया, तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है हिमांक का अवनमन। तो दोनों बिल्कुल सेम है, बस अंतर है कि उसमें उन्नयन मतलब ज़्यादा हो रहा है और हिमांक का अवनमन मतलब इसमें कम हो रहा है। बाकी की पूरी डायग्राम, इनकी प्रोसेस बिल्कुल सेम है, नाममात्र का अंतर है। तो अगर आपको ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो गया, दिमाग के भेजे में फिट हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी, बूस्टर आपके साथ है। अब देखो, सबसे पहले इस टॉपिक को मैं लिखाऊंगा, थोड़ी सी नॉर्मली बातें कर लेते हैं कि हमने क्या लिखा, क्वथनांक का उन्नयन। सबसे पहले बात तो आप में से कोई स्टूडेंट ये बता सकता है क्या कि बेटे ये क्वथनांक किसे कहते हैं? कमेंट्स में क्वथनांक इंग्लिश में बोलते हो क्या आप इसको? बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? नॉर्मली आप बोलते हो कि वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लग जाता है। बेटा वो परिभाषा तो छोटी क्लास की होती है। यहाँ परिभाषा हम क्या बोलते हैं कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, उस ताप को आप क्या बोलोगे? क्वथनांक। मतलब क्वथनांक का मतलब किसी द्रव को आप इतना उबालो कि उबालने पर उसकी जो वाष्प बने वो उस पर दाब डाले, वो वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम कहेंगे क्वथनांक कहते हैं, उस द्रव का। क्लियर है? अब यहाँ से सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जो क्वथनांक का उन्नयन का मतलब क्या है, ये तो क्लियर हो गई। अब क्वथनांक उन्नयन में अगर आपको याद हो तो हमने अपनी लास्ट क्लास में एक बात समझी थी। हमने क्या किया था? पहले की क्लास में आपने एक पात्र बनाया था, उस पात्र के अंदर आपने केवल एक शुद्ध विलायक भरा था। क्या? शुद्ध विलायक। और ये विलायक कैसा है? वाष्पशील विलायक है। इस वाष्पशील विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया, याद आई बात? और जैसे ही आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया तो ये तो हो गया आपका शुद्ध विलायक। तो इस शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होगा उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? शुद्ध विलायक। ठीक है, शुद्ध विलायक हो गया। अब आपने इसके अंदर क्या किया? अवाष्पशील विलेय मिला दिया। ये रेड कलर का क्या आपका है? अवाष्पशील विलेय मिला दिया। और यहाँ जो शुद्ध विलायक लिया है वो कैसा है? वाष्पशील। जैसे ही शुद्ध विलायक में आपने अवाष्पशील विलेय मिलाया तो विलयन बन गया। तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर, पहले वाली क्लास याद कर लेना, अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विलयन का वाष्प दाब कम होगा। हमने पहले पढ़ा है कि जैसे ही शुद्ध विलायक में क्या मिलाते हैं? अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। अब उस विलयन के वाष्प दाब को आपको किसके बराबर लाना पड़ेगा? कम हो गया, तो उस जितना कम हुआ उसको हमें वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए उसे अधिक ताप की आवश्यकता होगी। अधिक ताप का मतलब उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसे बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। अभी हम कंसेप्टली इसको लिखेंगे, फिर एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, चाहे क्लास कितनी भी लंबी हो जाए। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो, अभी हम यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपना जो टॉपिक है उसका नाम लिखते हैं क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन।
क्वथनांक का उन्नयन, इंग्लिश में बोलेंगे तो इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वथनांक किसे कहते हैं। किसकी बात करें बेटा? क्वथनांक की। तो एक सिंपल सी बात क्या कह सकते हैं कि किसी द्रव का वह ताप, क्या लिखा है? किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प, किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। तो आपको यहाँ माइंड में क्या याद करनी थी कि अगर आपसे कोई पूछे क्वथनांक किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जब आप किसी द्रव को गर्म करोगे तो उसकी क्या बनेगी, उसका क्या बनेगा? वाष्प दाब, दाब वाष्प बनेगी, वो उस पर डालेगी दाब। तो जब ये वाष्प दाब किसके बराबर हो जाए, उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उसे हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। अब यहां से अब आते पॉइंट पे आते हैं कि जब किसी वाष्पशील द्रव में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, क्या लिखा है? जब किसी वाष्पशील द्रव, द्रव का मतलब विलायक है यहाँ पे, जब किसी वाष्पशील द्रव या विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं, तो द्रव का वाष्प दाब, तो द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा? कम, तो द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः विलयन के द्रव, क्योंकि जैसे ही आपने विलायक में जो वाष्पशील द्रव इसमें विलय मिला तो विलयन बन गया, अतः विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता, अधिक ताप की आवश्यकता होती है, अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो, अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। यहाँ पर हम एक डायग्राम बना के समझ लेंगे इसको, इतना समय इसको जगह छोड़ रहा हूँ कि जिससे हम इसका डायग्राम के द्वारा सीधे से समझ सके, बाकी की बातें यहाँ निकले। तो सीधी सी बात है, अब याद क्या रखना है, और लास्ट में मैं इसका एक लॉजिक भी बता दूंगा आपको याद कैसे करना है कि शुद्ध विलायक में जैसे ही अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। उस वाष्प दाब को बराबर लाने के लिए विलयन को अधिक गर्म करना पड़ेगा, अर्थात उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम समझ सकते हैं कि शुद्ध विलायक में अवाष्पशील
क्या लिख रहे हैं? शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर, शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय घोलने पर विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है जिसे, विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होती है जिसे क्वथनांक उन्नयन। जो बेटा क्वथनांक को इंग्लिश में बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। और क्वथनांक एक प्रकार का टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। तो क्वथनांक उन्नयन के को रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीबी से। याद कर लेना, क्वथनांक उन्नयन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा टीबी से, क्योंकि ये अंतर है। तो जिसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। अब एक बात और सीधी सी बात है कि विलयन का क्वथनांक कितना बढ़ेगा? जितना आप अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाओगे। तो पहले एक बार इसको हम कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी डेरिवेशन बड़ा है तो इसको हम समझ लेंगे। तो पहले चलो इसी को एक बार कंप्लीट करते फिर आगे बात करें कि सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया? क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक उन्नयन। परिभाषा सबसे पहले हमने सीखी, क्वथनांक किसे कहते हैं। तो क्लियर हो गई कि किसी द्रव का वह वाष्प दाब जो वायु, किसी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो, उसे क्वथनांक कहते हैं। अब समझनी है, जैसे ही आपने वाष्पशील द्रव बोल दिया या वाष्पशील क्या बोल दिया? विलायक, उसमें क्या मिलाओगे? अवाष्पशील विलेय पदार्थ। तो सीधी सी बात है, जो विलयन बनेगा उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम। तो विलयन के वाष्प दाब को किसके बराबर लाना है? वायुमंडलीय दाब के बराबर। और वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए उसको और अधिक गर्म करना पड़ेगा, अर्थात उसको अधिक ताप की आवश्यकता होगी। और ताप, अधिक ताप में वृद्धि होने का मतलब उसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी। इसी वृद्धि के कारण कहते हैं कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। अतः शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय घोलने पर विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक उन्नयन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका एक बड़ा सा डेरिवेशन है और एक डायग्राम और बनेगा, जिससे काफ़ी चीज़ें आपको और इजीली क्लियर समझ में आ जाएगी। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करें। तो स्क्रीनशॉट हो गया, मिटा देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है इसमें डेरिवेशन। तो टॉपिक का नाम तो क्वथनांक का उन्नयन। अब सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं, आप वो समझने की कोशिश करना कि देखो इधर इतने बजेगा बेटा, लाइन कीजिए बेटा, ठीक है। ये कंडीशन अपनी। अब सपोज करते हैं कि इधर तो हमने क्या ले लिया? ताप, टेम्परेचर केल्विन में है आपका, और इधर आपने क्या ले लिया? वाष्प दाब। क्या ले लिया? वाष्प दाब ले लिया, ठीक है। किसी द्रव का क्वथनांक कब कहलाएगा? जब उसका वाष्प दाब क्या हो? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। मान लिया ये बिंदु किसके बराबर है? वायुमंडलीय दाब। और वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 1 atm। तो इस बिंदु पर किसी भी पदार्थ का दाब कितना होगा? 1 atm। 1 atm का मतलब क्या हो? तो आप लिख सकते हो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा है ये बिंदु। क्लियर है? आपने किसी विलायक को गर्म किया, जो विलायक को जैसे जैसे गर्म करोगे उसकी वाष्प बनती जाएगी, और जैसे ये वाष्प कहाँ? इस बिंदु के बराबर आ जाएगी, ये बिंदु उसका क्या कहलाएगा? ये बिंदु क्या कहलाएगा? ये बिंदु उसका क्या कहलाएगा? 1 मिनट। तो क्या हुआ कि आपने उस विलायक को, ये क्या विलायक है? शुद्ध विलायक। इस जैसे इसका वाष्प दाब इतना होगा, वो बिंदु क्या कहलाएगा? क्वथनांक। इसका मतलब ये बिंदु क्या हो गया?
शुद्ध विलायक की क्वथनांक की बात करें तो शुद्ध विलायक की क्वथनांक को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा TB0 से। शुद्ध विलायक का क्वथनांक है TB0, मतलब शुद्ध विलायक का क्वथनांक इस बिंदु पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अब आपने क्या किया, उस विलायक में विलेय मिलाया, तो विलेय मिलाएंगे तो उसको मिलाने पर उस शुद्ध विलायक में जैसे आप विलेय मिलाओगे तो इतने टेम्परेचर पर उसका वाष्प दाब इतना ही बनेगा। तो इस वाष्प दाब को इतना बराबर, इसके बराबर करने के लिए उस विलयन को और अधिक गर्म करोगे, तो उसको गर्म करोगे तो सपोज किया ये बिंदु हो गया। क्लियर है? अब देखो, तो इस बिंदु पर किसका क्वथनांक होगा, विलयन का, तो विलयन के क्वथनांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं TB से। दोनों का अंतर क्या होगा, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा TB से, दोनों का अंतर क्वथनांक उन्नयन। अब सुनना, इतने वाष्प दाब में कमी आई, अभी पूरा एक्सप्लेन। ये वाष्प दाब में कमी वाला बिंदु हो गया आपका। ठीक है बेटा। अब देखो इधर, ये क्या, डेल्टा P, वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी। अब सुनना, ये लाइन तो किसके लिए लिया आपने, शुद्ध विलायक के लिए। ये लाइन किसके लिए है, आपकी विलयन के लिए। नजर आ रहा? अब देखो, बिंदु से रिप्रेजेंट कर दिया ABCD, इसको X दे दिया, इसको Y बिंदु दे दिया। अब समझना, समझा रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कि क्या था, आपके पास ये विलायक है, इस विलायक को हमें कितना गर्म करना है कि इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ जाए, तो हमने इसको गर्म करते रहे। इस टेम्परेचर पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर आ गया। क्लियर है? अब आपने विलयन लिया, विलयन को जब आप गर्म करोगे तो हमें पता है इसमें विलेय मिला दिया, तो इसके वाष्प दाब में कमी होगी। तो इस टेम्परेचर पे इसका वाष्प दाब इतना ही है, लेकिन इस विलयन के वाष्प दाब को आपको कहाँ लेकर जाना है, यहाँ तक वायुमंडलीय दाब के बाद आपने इसको गर्म किया, तो इसका क्वथनांक ये आ गया। अब यहाँ से एक बात समझना कि विलयन जितना क्वथनांक उन्नयन है वो इस वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती बराबर है। अब देखो, इसको हम लिखेंगे कैसे वो समझो। डायग्राम अगर आपको यहाँ से स्पष्ट नजर नहीं आए तो बुक में अच्छे तरीके से वहाँ से आप अपनी NCERT वाली बुक से भी नोट कर सकते हो। अब लिखना कैसे वो समझ लो, और वो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि देखो, यदि विलयन का क्वथनांक, यदि विलयन का क्वथनांक किससे रिप्रेजेंट किया है, TB। यदि विलयन का क्वथनांक TB तथा शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक के क्वथनांक को TB0 हो, तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB किसके बराबर होगा। देखो, विलयन का क्वथनांक ज्यादा है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है, इसका मतलब TB माइनस TB0, TB माइनस TB0। ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यदि विलयन का क्वथनांक TB, शुद्ध विलायक का क्वथनांक TB0 हो। आप जब से हम शुरुआती क्लास पढ़ रहे हैं कि शुद्ध को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर 0, जिसको हम नोट बोलते हैं, वो लगा देते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन, सीधी बात है, दोनों का अंतर, विलयन का जितना बड़ा है उसका अंतर ही तो क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन। ये बात क्लियर होगी। अब राउल्ट के नियम से हम एक बात समझ सकते हैं, यहाँ पे इतनी हो गई, ये तो हमने लिख दी। अब यहां से एक लाइन खींचते हैं कि देखो, क्वथनांक उन्नयन को वाष्प दाब तथा ताप, वाष्प दाब तथा ताप के मध्य आरेख द्वारा, आरेख किसके मध्य बना, ताप और वाष्प दाब के मध्य आरेख द्वारा भी
समझाया जा सकता है। अब इस आरेख से ये चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर है। अब देखो आरेख तो कह रहा है कि डेल्टा टी बी किसके बराबर होगा, टी बी माइनस टी बी नोट। तो डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी बी नोट। अब देखो ये डेल्टा टी बी किसके बराबर है, किसके समानुपाती है, क्योंकि जितना वाष्प दाब में अवनमन होगा, वाष्प दाब कमी होगी, उतना ही क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो चाहे तो हम लिख सकते हैं कि चित्र से स्पष्ट है कि जो डेल्टा टी बी है वो किसके समानुपाती होगा, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, वाष्प दाब अवनमन। मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे, डेल्टा पी क्या है, डेल्टा पी वाष्प दाब अवनमन है। वाष्प दाब में जो कमी हुई है वो डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किए। तो डेल्टा टी बी समानुपाती डेल्टा पी। और राउल्ट के नियम से आपने पढ़ा था कि वाष्प दाब अवनमन होता है वो विलेय के मोल अंश या मोल भिन्न के बराबर होता है। याद हो कि राउल्ट के नियम से जो वाष्प दाब में कमी होती है वो किसके समानुपाती होती है, विलेय के मोलांश या विलेय की मोल भिन्न के बराबर। तो इसको हम ले सकते हैं कि राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब अवनमन, राउल्ट के नियमानुसार वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। देखो तो वाष्प दाब अवनमन का मतलब डेल्टा पी समानुपाती किसके, विलेय के मोल अंश। और विलेय के मोल अंश को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बी। इसको आपने दिया नंबर 1, इसको दिया नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से समझना, समीकरण 1 और 2 से क्या मतलब हुआ कि डेल्टा टी बी समानुपाती डेल्टा पी और डेल्टा पी समानुपाती एक्स बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेल्टा टी बी को आप किसके समानुपाती लिख सकते हो, एक्स बी के। तो यहां हम लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी समानुपाती एक्स बी नंबर 3। देखो ये इसके समानुपाती और वो उसके समानुपाती, तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा आपस में समानुपाती। तो डेल्टा टी बी समानुपाती एक्स बी। यहां से आपकी कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आप सब जानते हो कि जब भी समानुपाती को हटाते हैं तो कोई ना कोई स्थिरांक रखना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, डेल्टा टी बी बराबर क्या कर दिया, के एक्स बी, ये एक स्थिरांक रख दिया, नंबर 4 दे दिया इसको। अब एक चीज कि अगर हम समझे यहां पे, देखो हो गया। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहां से एक बार देखो कि एक्स बी क्या होता है। आपने पढ़ा था एक्स बी विलेय की मोल भिन्न किसके बराबर होती है, विलेय के मोल बटा विलयन के कुल मोल। और हमने क्या लिखा था, याद हो तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, कुछ याद आया। और राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है, राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होती है, अति तनु विलयन के लिए। तो यहां लिख दो राउल्ट के नियमानुसार अति तनु विलयन के लिए क्या याद आया, क्या एन बी लेस देन एन ए हो तो एक्स बी को आप क्या लिख सकते हो, एन बी अपॉन एन ए। याद आ गया होगा, कल वाली क्लास में समझा था, एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए। अब देखो एन बी और एन ए का मान पता क्या होता है, हमने लिखा था, देखो एन ए को क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, एम बी को डब्ल्यू बी बटा एम बी लिख सकते हो। तो यहां एक्स बी का मान क्या हो जाएगा पूरा, तो एक्स बी बराबर
डब्लू बी बट्टा एम बी डब्लू ए बट्टा एम ए। समीकरण नंबर 4 में एक्स बी का मान रख दो बेटा। समीकरण 4 में देखो, समीकरण 4 में एक्स बी का मान रखने पर, समीकरण 4 में एक्स बी का मान रखने पर, अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर के, और एक्स बी के स्थान पे ये पूरा आ जाएगा, तो के इंटू डब्लू बी बट्टा एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्लू ए आ गया। बेटा एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर आपको याद हो, मैंने कहा कि पहले वाली क्लास अगर ढंग से पढ़ी हुई नहीं तो कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा। एक हमने बात की थी मोल लता, जल्दी से कमेंट्स में बता दो मोल लता बराबर क्या होता है। मोल लता, मोल एक तो लता है, मैं यहाँ पर जो बात यहाँ लिख रहा हूँ मोल लता, लैसे किलो, याद आया हो तो। और फॉर्मूला क्या लिखा था मोल लता का, स्मॉल एम बराबर विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान विलायक का भार, याद आया, और मल्टीप्लाई 1000 से। लेकिन अगर आपको याद होगा कि अगर विलायक का भार केजी में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर विलायक का भार किस में हो, किलोग्राम में, तो स्मॉल एम मोलता बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बी बट्टा एम बी इंटू डब्लू ए। देखो गौर से, अगर विलायक का भार, इस चीज को गौर से करो, यदि विलायक का भार किसमें हो, किलोग्राम में, मतलब डब्लू ए किलोग्राम में हो, तो इन तीनों के स्थान पर, ये बेटा ये नहीं आएगा, ऐसे नहीं, ये 1 मिनट, ये आएगा तीनों, ये शेष रह जाएगा। देखो डब्लू बी से डब्लू बी, एम बी से एम बी और डब्लू ए, तो ये शेष रह जाएगा। तो आप लिख सकते हो यदि विलायक का भार केजी में हो तो इन तीनों के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी बी बराबर के, क्या बच गया, डॉट एम ए, और लास्ट में इन तीनों के स्थान पे क्या लिख दो, स्मॉल एम। ये फॉर्मूला आपको यहां से प्राप्त हो जाता है। थोड़ी बेटा जगह कम बच गई है, तो और काफी बातें अपने को अभी और लिखनी है कि डेल्टा टी बी बराबर के, डेल्टा टी बी बराबर के एम ए फिर स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है। स्मॉल एम का मतलब मोल लता, स्मॉल एम का मतलब क्या होता है, मोल लता। तो एक बार आप इन चीज़ों को थोड़ा सा विशेष बात रखें। एक तो आपको ये डायग्राम में याद होना चाहिए, दूसरा कि क्वथनांक उन्नयन की जब हम बात करें, किसकी, क्वथनांक उन्नयन की जब हम बात करें, तो माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी बी नोट, और डेल्टा टी बी है वो किसके समानुपाती होता है, डेल्टा पी के, और डेल्टा पी किसके समानुपाती होता है, एक्स बी के। और एक्स बी का मान हमने काफ़ी बार पढ़ लिया कि इसको हम इस प्रकार से अगर राउल्ट के नियम से ले तो ऐसा लिख सकते हैं, और ये मान आप यहाँ पुटअप कर दो, और ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि स्मॉल एम बराबर क्या होता है, डब्लू बी एम बी इंटू डब्लू ए। हाँ बात याद रखना है कि यहाँ मैंने 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसका मतलब विलायक किस में है, किलोग्राम में, और किलोग्राम में नहीं रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 से मल्टीप्लाई करो। तो इतना डेरिवेशन पढ़ने के बाद आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डेल्टा टी बी बराबर क्या प्राप्त हुआ अपने को, के डॉट एम ए, मतलब के एम ए एम। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। बेटा क्लास कंटिन्यू लास्ट तक पकड़ के रखोगे तब जाके चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा काफ़ी चीज़ें हैं वो माइंड से आउट चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करें।
आपका हो गया तो इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लिया करो। तो अब इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो लास्ट वाली लाइन याद करनी है, डेल्टा टी बी बराबर क्या आया अपना, अब देखो बेटा आगे बात करें तो हमने लास्ट में क्या प्राप्त किया था, यहाँ लिख रहा हूं डेल्टा टी बी बराबर के एम ए स्मॉल ए। अब देखो बेटा यहां से दो चीजें समझते हैं, के एक नियतांक है, एम ए क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान। अब जब विलायक फिक्स होगा तो उसका मोलर द्रव्यमान भी फिक्स होगा, तो ऐसे मान सकते हैं ये भी एक स्थिर राशि है, ये भी एक स्थिर राशि है। तो दोनों के स्थान, दोनों को मिला के हम एक नया नियतांक ले लें तो इसके लिए अगर हम ये लिख सकते हैं चाहे तो कि यदि के और एम ए बराबर क्या हो, के डब्ल्यू हो, तो इस पूरे फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा टी बी बराबर के बी स्मॉल एम। ये आपको याद रखना है कि हमने ये फॉर्मूला लिया था, इसमें के और एम ए, कुछ बच्चे एम ए को नहीं समझ पाए तो मैं यहां लिख देता हूं विलायक का मोलर द्रव्यमान फिक्स होता है। तो इन दोनों के स्थान पे एक नया स्थान ले लिया, डेल्टा टी बी बराबर क्या ले लिया, के बी स्मॉल एम। इसको कॉस्ट में बंद करो, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका यही है, ये आपके मुंह जवानी याद होना चाहिए। अब यहां पर बात बनेगी बेटा ये के बी को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। यह काफी अच्छा पॉइंट है, तो इसको याद रख लेना कि इस के बी के लिए जो शब्द हम बात लेते हैं के बी, तो याद कर रखना कि इसको हम क्या बोलते हैं, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या नाम दिया, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। अब प्रश्न आता है, ये तो गया प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है के बी मतलब मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। तो यहां नेक्स्ट हेडिंग हम ये लिख लेते हैं कि देखो मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जब बहुत सी किताबों में केवल ये आपको क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, के बी से। किसे कहते हैं अब उसकी बात तो समझते हैं। देखो इसी फॉर्मूले की अगर हम बात कर लें, इसी फॉर्मूले की अगर हम बात कर लें कि के बी को हम कैसे लिखेंगे, तो यहां से समझो यदि स्मॉल एम बराबर एक, स्मॉल एम का मतलब किसी विलयन की मोल लता, अगर कंफर्म नहीं है तो समझा दूं, इस एम का मतलब क्या होता है, मोल लता। यदि किसी विलयन की मोल लता कितनी हो, एक हो, तो यदि स्मॉल एम बराबर एक हो तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, के बी। डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा, के बी। अब अगर आप में थोड़ा सा IQ है तो स्मॉल एम बराबर एक कब होता है, जब 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलय घुलाओ। कितना, 1000 ग्राम विलायक में कितना, 1 मोल विलय घुला हो। तो ऐसा कह सकते हो यदि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल घुला हो तो विलयन का क्वथनांक उन्नयन ही मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, ये मोलर स्थिरांक कहलाता है। तो ये यहाँ से बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं चाहे तो कि जब 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक, चाहे 1000 ग्राम विलायक बोल दो या 1 किलोग्राम, मतलब एक ही है। तो जब 1 मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है,
जब 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो उस विलयन का क्वथनांक उन्नयन, उस विलयन का क्वथनांक उन्नयन मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। यह डेफिनेशन यहाँ से निकल गई है कि देखो बड़ा सीधी सी बात है कि 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाता है तो उस विलयन के क्वथनांक उन्नयन मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। अब यहाँ से एक बात रखना कि बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है Kb का मात्रक क्या होता है, मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक। तो देखो यहाँ से एक चीज समझो कि Kb का मात्रक, जो बेटा इधर कि फॉर्मूला क्या लिखा था आपने कि ये बताओ Kb बराबर क्या होगा। इस फॉर्मूले से देखो गौर से, Kb बराबर क्या होगा, तो Kb बराबर आपका होगा डेल्टा TB बटे में स्मॉल m। TB क्या है, क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर को हम किस में लेते हैं बेटा, केल्विन में। तो केल्विन के लिए क्या लिख दिया K, और मोल लता m, स्मॉल m का मतलब क्या, मोल लता। मोल लता का मात्रक मैंने लिखाया था आपको, याद है, कमेंट्स में बताइए जल्दी से। मोल लता का मात्रक क्या होता है, कमेंट्स में देखो मत बेटा, कमेंट्स करो जल्दी से। मोल लता का क्या होता है, तो मोल लता का मात्रक होता है, अगर आपको याद हो तो मोल किलोग्राम इनवर्स, मोल किलोग्राम इनवर्स। मोल लता का मात्रक क्या होता है, मोल किलोग्राम इनवर्स। अब देखो केजी जब ऊपर जाएगा ये तो हो जाएगा, तो इसको आप चाहे तो ले सकते हो केल्विन, केल्विन केजी ऊपर लेंगे तो ये प्लस का केल्विन केजी, और मोल ऊपर जाएगा तो इनवर्स, ये हो गया। तो मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक क्या हो गया, केजी मोल इनवर्स। ये अच्छी तरीके से याद कर लेना, एग्जाम में आ जाता है। ये किसका मात्रक लिख रहे हैं हम, Kb का मात्रक। Kb का मात्रक क्या होता है, केजी मोल इनवर्स। अब ये आता है क्वथनांक उन्नयन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। देखो मैं लिखता हूं नेक्स्ट टॉपिक, देखो यहां क्वथनांक उन्नयन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। क्या लिखा है, क्वथनांक उन्नयन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। अब देखो संबंध कैसे निकालेंगे, देखो इधर अभी आपने क्या लिखा, डेल्टा TB बराबर KB स्मॉल m मोल लता। अब देखो कि स्मॉल m बराबर क्या होता है, विलेय का भार बट्टा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का भार। अब देखो सीधी सी बात है बेटा, अगर विलायक के भार को आपने किलोग्राम में लिया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन किलोग्राम में नहीं लिया है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। अब इस स्मॉल m के मान को आप यहां रख दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB बराबर क्या हो गया, KB WB बट्टा MB WA मल्टीप्लाई 1000। अब देखो MB क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। नॉर्मली इन प्रकार के सवालों में आपको विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, तो विलेय के मोलर द्रव्यमान को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, MB बराबर क्या लिखा है, MB बराबर ये MB ऊपर चला जाएगा डेल्टा TB, तो KB अपॉन डेल्टा TB इंटू WB बट्टा WA, और यहाँ किससे गुना 1000 से। ये याद कर लेना बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वथनांक उन्नयन की सहायता से विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। और एक बात और यहाँ से कि ध्यान WA
फिर से लिख लो WA किस में, यहाँ पे किलोग्राम, ग्राम में है, तभी तो 1000 से मल्टीप्लाई किलोग्राम में होता है, 1000 की आवश्यकता नहीं होती है। और फिर मैंने आपको कहा कि लास्ट के अंदर ये जितने भी सब कुछ लिखे, इन सबको आपको बता देना चाहिए कि किसको हम क्या कहते हैं। तो हम एक बार फटाफट इसको ले लेते हैं। शुरुआत में देखो, डेल्टा TB का मतलब क्या हुआ, क्वथनांक उन्नयन। KB का मतलब मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। फिर MB विलेय का मोलर द्रव्यमान, WB विलेय का भार ग्राम में, WA विलायक का भार ग्राम में। इस प्रकार से आपको लास्ट में बताना। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इतना पढ़ने के बाद पूछो कि सर क्वेश्चन कहां से आता है। एक तो क्वेश्चन यहां से न्यूमेरिकल बनता है, इसका न्यूमेरिकल बनेगा कि विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला से सवाल आ सकता है। दूसरा कि मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसका क्या पूछा जा सकता है, मात्रक। और ये याद कर लेना, डेल्टा TB बराबर क्या होता है, KB स्मॉल, क्योंकि एडजेक्टिव ये जैसे आपने क्वथनांक उन्नयन पढ़ा है वैसा का वैसा हिमांक अवनमन आएगा। अवनमन मतलब कमी, जो हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो इतना अंतर आता है, और कोई अंतर नहीं, सेम एडजेक्टिव चीज आएगी। जहां आपने B से रिप्रेजेंट किया है वहां पर F आ जाएगा। हिमांक को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहां TB लिख रहे हो वहां पर TF आ जाएगा, जहां आपने KB लिखा है वहां KF आ जाएगा। बाकी सेम है, काफ़ी चीज़ें। तो आज की उम्मीद है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बात करें। हाँ, आपका स्क्रीनशॉट हो गया। इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे कल की क्लास में। आज तो समाप्त हो गया, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे हिमांक अवनमन। तो इस वीडियो को नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिपीट कर लेना, क्योंकि रिपीट करके बार बार देखोगे तो बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट टॉपिक है हिमांक अवनमन, उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम एज चलने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।